अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक जी ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि हम बैक्टीरिया जो है इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? बैक्टीरिया को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं फूड की, और इवन इंडस्ट्रियल में भी हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली तरीके से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फूड की स्पॉयलेज से हम जो है वो फूड को स्पॉयल होने से बचा सकते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करके। अब इस तरह होता है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक उसका मेथड है फिज़िकल मेथड और दूसरा जो है वो केमिकल मेथड है। तो हम इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स जो है इनमें फ़र्दर आते हैं। जैसे कि अगर हम फ़िज़िकल मेथड्स की बात करें तो फ़िज़िकल मेथड जो हैं इनमें हम यूज़ करते हैं गैस को एज वेल एज ड्राई हीट को, ठीक है जी। इसी के साथ साथ फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, और रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है वो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम ये फ़िज़िकल मेथड जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं बाय फिज़िकल मेथड। तो अब एक ऐसा मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिज़िकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। फिज़िकल एजेंट्स को यूज़ करते हुए जो हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया जाता है। बैक्टीरिया को किल्ड कर दिया जाता है, तमाम जो बैक्टीरिया उनको किल कर दिया जाता है। अब स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में हम इस्तेमाल मोस्टली किस चीज़ का करते हैं? हम करते हैं इस्तेमाल इसमें गैमा रेज़ का। गैमा रेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम परफॉर्म करवाते हैं स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को, और ये एक मीन है फिज़िकल एजेंट्स का। फिज़िकल एजेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम परफॉर्म करते हैं स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, और इसमें हम तमाम जो बैक्टीरिया की लाइफ है उसको किल कर देते हैं। और इसमें मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है गैमा रेज़ का। इसको आपने जो है वो याद रखना है, ये एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें अगर हम बात करें तो हम जैसे कि हमारे पास कुछ लैब्स होती हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स होती हैं। तो इन लैब्स के अंदर हम किस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं? तो इन लैब्स के अंदर जो है बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। हाई टेम्परेचर का, ठीक है जी। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब्स होती हैं जिनमें हम माइक्रोब्स को स्टडी किया जाता है मोस्टली, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है जैसे कि ड्राई हीट, ये भी एक इफ़ेक्टेड मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए, और एक होती है मॉइस्ट हीट, ये भी एक इफ़ेक्टेड मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए। ड्राई हीट से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ख़त्म हो जाती है। बैक्टीरिया की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैक्टीरिया के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। मॉइस्ट हीट से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है उसकी कोएगुलेशन करवा दी जाती है, जिससे बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। तो ये आपने दो प्रोसेस जो हैं उनको याद रखना है कि किस प्रोसेस में कौन सा काम होता है। ड्राई हीट से क्या होता है और मॉइस्ट हीट से क्या होता है, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा एक और मेथड भी है जो फिज़िकल मेथड है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और इनकी जो रेंज होती है
वो बिलो होती है 300 नैनोमीटर, बिलो देन 300 नैनोमीटर। तो इस रेंज में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हुए भी उसको किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो ये भी आपने जो है वो पॉइंट याद रखना है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कितनी हद तक जो है, कितनी रेंज तक जो है वो प्रोवाइड करें तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो वो उसकी रेंज है बिलो देन 300 नैनोमीटर। इसके अलावा जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक्स, सीरास, हार्मोन्स ईटीसी कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जो है वो याद रखना है। मैंने आपको जो है वो बता दिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से जो है वो टाइप्स हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में कंट्रोल करना चाहें तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इसके अलावा डाई हीट से क्या होगा, मॉइस्ट हीट से क्या होगा, ठीक है जी। और ये जो रेडिएशन है इसके बारे में जो है ये पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप्स थे। अब हम देखेंगे इसके जो केमिकल मेथड्स हैं उनको। केमिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो केमिकल मेथड्स जो हैं हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं केमिकली, यानी केमिकली उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये मेथड जो है वो कौन कौन से हैं। अब इसमें सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारे पास मेथड आता है एंटीसेप्टिक्स का यूज़। सेकंड पे हम यूज़ करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स का, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास मेथड आता है कीमोथेराप्यूटिक्स का, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये मेथड्स आ गए कि हम किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं बाय अ वे ऑफ केमिकल, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड कीमोथेराप्यूटिक्स। ये जो कीमोथेराप्यूटिक्स हैं इनकी फर्दर अगर हम और बात करें, जैसे कीमोथेराप्यूटिक्स हैं तो इनमें हमारे पास आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है जी। मोस्टली हम इनमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके भी टू वेज आ जाते हैं कि ये इसका जो एक्शन है, एक होती है माइक्रोबाइसिडल एंटीबायोटिक और दूसरी होती है माइक्रोबायोस्टेटिक, ठीक है जी। ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स की टाइप्स आ गई। तो ये मेथड होते हैं जिनको हम यहाँ पे जनरली स्टडी करेंगे कि केमिकल मेथड जो हैं कि इन मेथड्स के ज़रिए हम बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल मेथड से। अब अगर हम एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है जी। जैसे कि हमारी स्किन है, यहाँ पे अपनी जो हमारी स्किन है इसकी सरफेस के ऊपर जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है इसकी जो स्किन है इसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक्स का, जिसमें हम मोस्टली क्रीम्स वगैरह, ट्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जैसे कि स्किन है हमारी, इसके ऊपर बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स का, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यानी कि जैसे अगर हम क्योंकि हम अपनी बात करें तो हम तो ऑर्गेनिज़म हैं और जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनके लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिसइंफेक्टेंट्स कौन से होते हैं जिसमें हैलोजन्स आ जाते हैं, अल्कोहल्स आ जाती हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट वगैरह, ये सारे केमिकल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर।
कीमोथेराप्यूटिक्स जो हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए। कहाँ पे? इंटरनल लिविंग टिश्यूज में, यानी कि बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीमोथेराप्यूटिक्स का। तो ये आपने अब जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे है, डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल कहाँ पे है और कीमोथेराप्यूटिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे है। अब जो कीमोथेराप्यूटिक्स हैं इनके आगे से फर्दर हम कैटेगरी डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स की। अभी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या करती हैं कि ये इंटरनल लिविंग टिश्यूज़ में जो बैक्टीरिया होते हैं या तो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, रोक देती हैं, या उनको किल कर देती हैं। अब जैसे कि इसकी 2 आगे कैटेगरीज हैं, एक है माइक्रोबाइसिडल और दूसरी है माइक्रोबायोस्टेटिक। माइक्रोबायोसिडल क्या करती है कि बैक्टीरिया को परमानेंटली किल कर देती है, उसको किल कर देती है, जबकि माइक्रोबायोस्टेटिक क्या करती है कि उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करती है, ग्रोथ को रिटार्ड करती है, उसकी ग्रोथ को रोक देती है। अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें थोड़ी सी कि इसका एक्शन किस तरह है, कि हर जो एंटीबायोटिक होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं इनके डिफरेंट एक्शंस होती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो उसके साइटोप्लाज्म को डैमेज कर देती हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको डैमेज कर देती हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, उनका एक अलग अलग फंक्शन होता है जो उसको परफॉर्म करती हैं और बैक्टीरिया को या तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, फर्दर आगे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते और डिजीज़ कोज होने से बच जाती हैं। और यहाँ तो कुछ ऐसी होती हैं जो माइक्रोबायोसिडल हैं जो बैक्टीरिया को परमानेंटली किल कर देती हैं। तो इन आपने जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपने याद रखने हैं कि किस मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और उसका पर्पस क्या है। ये हमारे पास ये सारे इसके केमिकल मेथड्स। अब हमने यहाँ पे ये टॉपिक अपना क्लियर कर लिया कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बाय वे ऑफ फिजिकल मेथड एंड सेकेंडली केमिकल मेथड। ओके, थैंक्स।